Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 4 बायोमॉलिक्यूल्स बच्चों इसमें हम लिपिड्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। बच्चों इससे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को लिपिड्स का इंट्रोडक्शन बताया था, लिपिड्स के क्लासिफिकेशन को स्टडी करवाया था। उसके बाद बच्चों लिपिड्स का फर्स्ट ग्रुप था एसाइल ग्लाइसरोल्स, उसको हमने तफसील से पढ़ा था। वहां पे जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आप लोगों को मार्क करवा दिए थे, जिसमें फैट्स और ऑयल्स में क्या फर्क होता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या फर्क होता है, ईस्टर क्या होता है, न्यूट्रल लिपिड्स क्या होते हैं। तो बच्चों होपफुली आपको ईच एंड एवरीथिंग उस लेक्चर की क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हम लिपिड्स के जो हैं बाकी ग्रुप्स में से कुछ ग्रुप्स को स्टडी करेंगे। तो बच्चों आए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये जो स्लाइड है ये मैंने पिछले लेक्चर से ली है ताकि मैं आप लोगों को जो है इस लेक्चर का थोड़ा सा रिव्यू दे सकूं। बच्चों यहाँ पे लिपिड्स की डेफिनेशन गिवन है। बच्चों लिपिड्स की डेफिनेशन मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में भी बताई थी कि लिपिड्स को हम लूजली डिफाइन करते हैं इस तरह से कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का ग्रुप है जो कि पानी के अंदर हल नहीं होता लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर जो है हल हो जाता है। अब बच्चों इसे लूजली डिफाइन का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया है ये मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर बता दिया था कि जो लिपिड्स हैं बच्चों इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होती जो कि इसके तमाम ग्रुप्स को जो है वो कवर कर सके। तो बच्चों इसकी एक प्रॉपर्टी जिसे हम सोल्यूबिलिटी कहते हैं बच्चों, इस सोल्यूबिलिटी प्रॉपर्टी के बुनियाद पर हम लिपिड की एक ऐसी डेफिनेशन बनाते हैं जो कि तकरीबन तमाम ग्रुप जो है उसको कवर करते हैं। इसी वजह से हम इसे लूजली डिफाइन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। अब बच्चों इसके जो ग्रुप्स हैं इन तमाम के पास ये प्रॉपर्टी कॉमन है कि इनमें से कोई भी ग्रुप जो है वो पानी के अंदर हल नहीं होता बल्कि वो सारे के सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर जो है वो हल होते हैं। क्लियर? तो बच्चों लिपिड्स की क्लासिफिकेशन देखें। लिपिड्स के 6 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं बच्चों जो कि हमारी बुक के अंदर गिवन है। अब बच्चों इन 6 ग्रुप्स में से एसाइल ग्लाइसरोल्स को जो है हम इससे पिछले लेक्चर के अंदर तफसील से पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम वैक्सेस को देखेंगे और साथ हम देखेंगे टर्पेन्स को। उसके बाद बच्चों फास्फोलिपिड्स जो है ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पेपर में पूछा जाता है, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तफसील से स्टडी करेंगे। और फिर एक लास्ट लेक्चर के अंदर हम स्टेरॉइड्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आए आज के इस लेक्चर के अंदर जो है हम वैक्सेस को स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों जो वैक्सेस है ये लिपिड्स का एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है। एसाइल ग्लाइसरोल से जो है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, इसकी अपनी केमिकल कंपोजिशन है और बच्चों लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इसका अपना ही एक इंपॉर्टेंट जो है वो रोल है। तो बच्चों आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है और चीज कोशिश करनी है कि आप लोगों ने सबसे पहले पॉइंट्स के नाम याद रखें, फिर उन पॉइंट्स के अंदर जो चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा वो आप लोगों ने अपने फिंगर टिप के ऊपर याद रखनी है। तो बच्चों आए सबसे पहले देखें बुक के ऊपर क्या लिखा हुआ है। बच्चों हमारी बुक में लिखा हुआ है कि वैक्सेस आर डिराइव्ड फ्रॉम एसाइल ग्लाइसरोल्स। अब बच्चों वैक्सेस को एसाइल ग्लाइसरोल से जो है वो ड्राइव किया जाता है, अखज किया जाता है। बच्चों ऐसा क्यों लिखा हुआ है? जो एसाइल ग्लाइसरोल है ना 2 चीजों से मिलकर बनते थे, एक थे बच्चों फैटी एसिड्स और जो दूसरी थी ना बच्चों चीज वो है ग्लाइसरोल। अब बच्चों जो असल में ग्लाइसरोल है ना इट इज एक्चुअली एंड अल्कोहल। बच्चों ये क्या है? अल्कोहल है। तो अब बच्चों जो वैक्सेस है ना, वैक्सेस जो है ये भी कई सारी चीजों से मिलकर बनते हैं जिसमें जो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी फैटी एसिड्स और अल्कोहल हैं। तो बच्चों इसी वजह से आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि वैक्सेस जो है इनको एसाइल ग्लाइसरोल से ड्राइव किया जाता है। मतलब एसाइल ग्लाइसरोल में मौजूद फैटी एसिड्स और अल्कोहल में जब किसी दूसरी चीजों को ऐड किया जाता है तो फिर उनसे जाके जो है वो वैक्सेस बनते हैं। क्लियर? तो बच्चों नेक्स्ट आप हेडिंग जो देंगे वो है इसकी केमिकल कंपोजिशन की। अब बच्चों केमिकली अगर देखेंगे ना वैक्सेस को कि इसकी केमिकल कंपोजिशन को देखें कि इसके अंदर किस कौन कौन से जो है वो चीजें मौजूद हैं केमिकली, तो बच्चों वैक्सेस की जो है वो कोई खास इसका ना ही स्ट्रक्चर है और ना ही इसकी कोई कंपोजिशन है। मतलब ऐसा नहीं कि हम ये कह सके कि जो वैक्सेस है इसका ये स्पेसिफिक केमिकल फार्मूला है, ये इसका इस तरह से स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा और वैक्सेस के अंदर ये जो चीजें जो है वो इस मिकदार के अंदर मौजूद होंगी। ऐसा बच्चों बिल्कुल भी नहीं होता। वैक्सेस जो है एक्चुअली ये एक मिक्सचर है और इस मिक्सचर के अंदर अलग अलग मिक्सचर्स के अंदर इन चीजों की जो तादाद है ना बच्चों वो मुख्तलिफ हो सकती है। वो किन किन चीजों की मिक्सचर है और इनकी तादाद जो है वो किस तरह से मुख्तलिफ हो सकती है बच्चों इसको देखें। दे आर मिक्सचर्स ऑफ। बच्चे जो वैक्सेस हैं ये मिक्सचर्स होते हैं। किसके मिक्सचर्स हैं? सबसे पहले आपने ध्यान रखना है लॉन्ग चेन अल्केन्स। बच्चों लॉन्ग चेन अल्केन से क्या मुराद है? बच्चों अल्केन्स का आपको पता है ये ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान जो है वो सिंगल बॉन्ड ही मौजूद होते हैं। तो बच्चों इनको हम जो है वो अल्केन्स कहते हैं। जो आपने अपने मैट्रिक के अंदर पढ़े थे अल्केन, जो सबसे पहला अल्केन है वो मिथेन है, फिर इथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, तो बच्चों फिर पेंटेन, फिर हेक्सेन। इस तरह से आपने अल्केन्स जो है वो डिस्कस किए थे अपनी मैट्रिक क्लास के अंदर। तो होपफुली आपके जहन में होंगे। अगर आपके जहन में नहीं है तो बच्चों इंशाल्लाह जो है आप सेकंड ईयर के अंदर इनको बहुत ही तफसील से स्टडी करेंगे। तो बच्चों अब यहाँ पे जो सादा अल्केन्स
अल्केन्स तो नहीं है जो शुरू चंद कार्बन वाले अल्केन्स यहाँ पे मौजूद नहीं होते, बल्कि यहाँ पे लॉन्ग चेन अल्केन्स मौजूद होते हैं। अब बच्चों लॉन्ग चेन अल्केन्स से मुराद ये है कि जिसके अंदर कार्बन एटम्स हैं वो ज्यादा हैं। अब बच्चों कितने ज्यादा हैं यहाँ पे आगे देखें, उसने लिखा हुआ है विद कार्बन एटम्स इन ऑड नंबर 25 to 35। बच्चों इसका क्या मतलब है, कार्बन एटम्स की तादाद बच्चों 25 से लेकर 35 तक हो सकती है, लेकिन 25 और 35 में बच्चों ऑड नंबर्स के अंदर होंगे। जिस तरह बच्चों इससे पिछले लेक्चर के अंदर जब मैंने आपको फैटी एसिड्स के बारे में बताया था कि जो एसाइल ग्लाइसरोल्स के अंदर फैटी एसिड्स बच्चों मौजूद होते हैं वो कार्बन नंबर 4 से लेकर 30 तक होते हैं, लेकिन बच्चों वो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ होंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि लॉन्ग चेन अल्केन्स हैं जिसमें जो कार्बन एटम्स हैं वो 25 कार्बन से लेकर 35 कार्बन एटम्स तक की लॉन्ग चेन्स हो सकती हैं, लेकिन ऑड नंबर के साथ। ऑड नंबर से क्या मुराद है बच्चों, अगर 25 है तो 25 के बाद 27 होगा, फिर 29 होगा, फिर 31 होगा, फिर 33 और फिर 35। मतलब ये इन चेन्स में से कोई भी एक चेन जो है वो वैक्सेस के अंदर मौजूद हो सकती है। सेकंड बच्चों जो चीज है वो है अल्कोहल्स अदर देन ग्लाइसरोल। बच्चों जो ग्लाइसरोल है ना ये मौजूद होती है एसाइल ग्लाइसरोल्स के अंदर। तो ग्लाइसरोल के अलावा बच्चों बाकी दूसरी अल्कोहल्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हो सकती हैं। इसके बाद बच्चों कीटोन्स हो सकते हैं। कीटोन्स क्या होते हैं बच्चों, मैंने आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी बताया था कि कीटोन जो है वो एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है। इस साइड पे भी एक ग्रुप मौजूद होता है और इस साइड पर भी एक ग्रुप मौजूद होता है। तो बच्चों कीटोन्स हो सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद लास्ट पे देखें लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हो सकते हैं। लॉन्ग चेन फैटी एसिड से क्या मुराद है बच्चों, कार्बन एटम्स की लॉन्ग चेन, और लास्ट पे जो है वो इस तरह से COOH ग्रुप बच्चों यहाँ पे मौजूद हो सकता है। तो आपको पता है कि जिसके चेन के एंड पे COOH ग्रुप मौजूद हो इसे हम फैटी एसिड कहते हैं। तो बच्चों ये जो चार चीजें हैं इनका मिक्सचर जो है अलग अलग क्वांटिटी के अंदर बच्चों अलग अलग तरह के जो है वो वैक्स बनाता है। कौन कौन सी चीजें हैं बच्चों, लॉन्ग चेन अल्केन्स, ठीक है, जिसमें कार्बन एटम्स जो है वो ऑड नंबर में होंगे 25 to 35। उसके बाद में बच्चों अल्कोहल्स। अल्कोहल्स बच्चों ग्लाइसरोल के अलावा दूसरी अल्कोहल्स मौजूद होंगे। उसके बाद बच्चों क्या है, थर्ड नंबर पे कीटोन्स, और फोर्थ नंबर पे बच्चों हमारे पास क्या है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। बच्चों अगर आप यहाँ पे देखें तो फैटी एसिड्स और बच्चों ये जो अल्कोहल है ये एसाइल ग्लाइसरोल के अंदर भी मौजूद है। इसी वजह से बच्चों आपकी बुक के अंदर वो लिखता है कि जो वैक्सीन है इन्हें एसाइल ग्लाइसरोल से डिराइव किया जाता है। क्लियर। अब बच्चों नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो है आपकी बुक के अंदर जो हेडिंग है वो है प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज की हेडिंग बनाएंगे और ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। बहुत आसान है, मैं आप लोगों को लॉजिक के साथ इन पॉइंट्स को जो है वो समझा देता हूं। बच्चों सबसे पहले देखें, उन्होंने इसके मेल्टिंग पॉइंट्स के हवाले से बात की है। बच्चों वो कहते हैं कि वैक्सेस जो है इनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं बच्चों, क्योंकि इनमें कार्बन एटम्स की तादाद ज्यादा होती है। अब तो ये चीज काबिल गौर है, आपने ध्यान देना है इस चीज के ऊपर। बच्चों हमने जब इससे पीछे एसाइल ग्लाइसरोल्स पढ़ा था तो वहां पे भी हमने बच्चों पढ़ा था कि जो फैटी एसिड्स है ना बच्चों, इनकी जो सोल्यूबिलिटी है, ठीक है, इनकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर बच्चों जो सोल्यूबिलिटी एक, और दूसरी चीज मेल्टिंग पॉइंट, दो चीजें, एक सोल्यूबिलिटी और एक मेल्टिंग पॉइंट, बच्चों दोनों इंक्रीज होती हैं विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मैंने आपको मिसाल दी थी कि अगर आपके पास एक 8 कार्बन का फैटी एसिड है और बच्चों अगर आपके पास एक 16 कार्बन का फैटी एसिड है तो आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो फौरन से आंसर करेंगे कि 16 कार्बन वाले फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट, इन दोनों में से किसकी सोल्यूबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज्यादा होगी, तो फिर 16 कार्बन वाले की सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी। क्योंकि फैटी एसिड्स में बच्चों जैसे जैसे कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ती जाती है उनका मेल्टिंग पॉइंट और उनकी सोल्यूबिलिटी दोनों ही बढ़ती चली जाती है। बच्चों इसकी वजह क्या है, इसका लॉजिक क्या है, आइए इसके लॉजिक को समझते हैं। बच्चों आप ना केमिस्ट्री के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को पढ़ेंगे कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बच्चों ऐसी फोर्सेस होती हैं जो कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद होती है और उनको आपस में बाइंड करके रखती हैं। अब बच्चों यहाँ पे जो कि लिपिड्स हैं बच्चों ये नॉन पोलर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, नॉन पोलर। अब बच्चों इन नॉन पोलर के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती है ना बच्चों, उनको हम नाम देते हैं लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। किसका नाम देते हैं, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। बच्चे आप लोग अपनी केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपने परेशान नहीं होना, आप कमिंग चैप्टर्स के अंदर जो है उसे पढ़ लेंगे। बच्चों लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस को हम एक और नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं वंडर वाल्स फोर्सेस। अभी जिस साइंटिस्ट ने बच्चों इन फोर्सेस को डिस्कवर किया था, ठीक है, उसी के बेस पर इसे वंडर वाल्स फोर्सेस जो है वो कहा जाता है। तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस बच्चे दूसरे है वंडर वाल्स फोर्सेस। तो आपने इन दोनों को ध्यान में रखना है, दोनों एक ही फोर्सेस के अलग अलग नाम है जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब बच्चों जो फोर्सेस बनाए डिपेंड करते हैं कार्बन एटम्स की तादाद पर। जितने ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे मॉलिक्यूल्स के दरमियान उतनी ही ज्यादा ये फोर्सेस होंगी। जितनी मजबूत ये फोर्सेस होंगी बच्चों उतना ही चीज को मेल्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो बच्चों इसी वजह से हम कहते हैं कि हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर कार्बन एटम्स की तादाद ज्यादा होती है। और बच्चों ज्यादा कार्बन एटम्स की तादाद होने की वजह से ज्यादा फोर्सेस होंगी, ज्यादा फोर्सेस होने की वजह से रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। तो आगे देखें, एंड सो आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर
और इसी वजह से जो वैक्सेस हैं बच्चों रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड होती है। बच्चों हम इसको देखेंगे आगे, इसकी कई सारे एग्जांपल्स को जो है वो हम देखेंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं बच्चों, आपने देखा हो कैंडल, मोमबत्ती, वो बच्चों सारी वैक्स होती है, वो क्या होती है, सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर, ऐसे ही है ना। तो मैं सिर्फ अभी आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि किस तरह से वैक्सेस जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड होते हैं। सेकंड बच्चों जो आपने इसकी प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है, वैक्सेस आर केमिकली इनर्ट। बच्चों जो इनर्ट का लफ्ज है ना, ये आमतौर पे आप नोबल गैसेस के लिए सुनते हैं कि नोबल गैसेस आर केमिकली इनर्ट। इनर्ट बच्चों हम कहते हैं नॉन रिएक्टिव को। नॉन रिएक्टिव मतलब एक ऐसी चीज जो कि किसी भी दूसरी चीज के साथ रिएक्ट ना करे। तो बच्चों जो वैक्सेस हैं ये भी जो है वो इनर्ट होती है। इनर्ट से मुराद है कि नॉन रिएक्टिव होती है, दूसरी चीजों के साथ रिएक्ट नहीं करती। और बच्चों तीसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वही जो हमने लिपिड्स की डेफिनेशन में पढ़ी कि ये स्ट्रांगली हाइड्रोफोबिक होती हैं, बिल्कुल भी पानी के साथ कोई इंटरेक्ट नहीं करती, पानी के साथ जो है पानी के अंदर बिल्कुल भी हल नहीं होंगी। तो बच्चों तीन प्रॉपर्टीज हैं, फिंगर टिप के ऊपर याद रखनी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, केमिकली इनर्ट, और बच्चों जो तीसरी है स्ट्रांगली हाइड्रोफोबिक। तीन प्रॉपर्टीज आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप फौरन से तीन प्रॉपर्टीज फिंगर टिप पे याद रख लेंगे और इसको आप लाइंस की शक्ल में लिख देंगे। तो बच्चों होपफुली आपकी इनकी प्रॉपर्टीज जो है बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अब बच्चों जो नेक्स्ट है वो है बायोलॉजिकल रोल। अब बच्चों वैक्सेस जो हैं अभी तक हमने इसकी कंपोजिशन और इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा। अब बच्चों लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर चूंकि हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं ना, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बनाते हैं उनको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, और लिपिड्स भी बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो बच्चों लिपिड्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी मौजूद होते हैं। तो बच्चों अब लिपिड्स की जो क्लास है वैक्सेस, बच्चों इसका बायोलॉजिकल रोल क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस तरह से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, बच्चों हमने इस चीज को यहाँ पे स्टडी करने। तो बच्चों यहाँ पे देखें जो सबसे पहला पॉइंट है, एक्ट एज प्रोटेक्टिव कवरिंग्स एंड वाटर बैरियर्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब बच्चों यहाँ पे देखें दोनों की मैंने आपको एक एक मिसाल दे दी है, एक है प्रोटेक्टिव कवरिंग और दूसरा है वाटर बैरियर। बच्चों सबसे पहले प्रोटेक्टिव कवरिंग देखें। बच्चों आपको पता है कि आपके पास एक पत्ता है, बच्चों पत्ते के जो सबसे बाहर वाली तह होती है ना बच्चों, इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों इस एपिडर्मिस के ऊपर बच्चों क्या होती है, क्यूटिकल की एक तह मौजूद होती है। अब बच्चों ये जो क्यूटिकल है ना, क्या है क्यूटिकल, बच्चों क्यूटिकल जो है ये वैक्स से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, वैक्स से मिलकर बना होता है, जो कि पत्ते की सतह के ऊपर मौजूद होता है। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा है ये एक पत्ता है, इसके ऊपर जो है बच्चों वैक्स की एक तह है। अब यहाँ पे देखें बच्चों पानी के मॉलिक्यूल्स पड़े हैं और ये किस तरह से आपको नजर आ रहा है कि पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग अलग हैं। वैक्सीज ने बच्चों क्या किया हुआ है, वैक्सीज ने पानी के मॉलिक्यूल्स को जो है वो रिपेल कर दिया। आप ये समझें इनको क्या कर दिया बच्चों रिपेल कर दिया। तो बच्चों इस तरह से जो वैक्सीज हैं वो पत्ते की सतह के ऊपर मौजूद होती हैं क्यूटिकल की शक्ल के अंदर। बच्चों क्यूटिकल का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है बच्चों, इसने पत्ते की सतह से पानी का जो इखराज है ट्रांसपायरेशन की शक्ल में बच्चों उसको क्या करना है, इसने कम करना है। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। तो बच्चों इस तरह से जो क्यूटिकल है, ये जो वैक्स की लेयर है, ये पत्ते की हिफाजत करती है, ठीक है। ये क्या करती है बच्चों, पत्ते की हिफाजत करती है। तो प्रोटेक्टिव कवरिंग की मैंने आपको एक मिसाल दे दी। उसके बाद बच्चों दूसरा है वाटर बैरियर, पानी में रुकावट के तौर पर। अब बच्चों यहाँ पे देखें जो आपको नजर आ रहे हैं ना बच्चों, एक परिंदे के फीदर्स हैं। क्या है बच्चों, फीदर्स, एक परिंदे के जो है वो पर हैं। बच्चों मिसाल के तौर पर मैं आपको डक की मिसाल देता हूँ। बच्चों डक आपको पता है कि पानी के अंदर भी तैरती है, ठीक है, और वो जमीन पर भी मौजूद होती है। अब बच्चों जो डक है जब वो पानी के अंदर तैरती है तो बच्चों उसके फीदर्स के ऊपर अगर पानी जो है वो जमा हो गया तो उसको चलना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पानी का जो है वो अच्छा खासा वजन होता है जो कि डक को चलने में और उसको जो है वो उड़ने में बच्चों क्या करते हैं, डिफिकल्टी फेस करवाएगा। तो बच्चों अब इस मकसद के लिए नेचर ने इनकी स्किन के अंदर बच्चों खास किस्म के ना ग्लैंड्स रखे हैं। वो ग्लैंड्स क्या करते हैं बच्चों, वो वैक्स खारिज करते हैं, और वो जो वैक्स है ना बच्चों उनके सारे फीदर्स को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। फिर बच्चों ये उन वैक्स से कवर्ड फीदर्स के साथ जब ये पानी के अंदर जाते हैं तो पानी के ड्रॉप्स जो हैं वो उनकी सतह के ऊपर आकर अटैच तो होते हैं बच्चों, लेकिन ये जो है वो ज्यादा पेनिट्रेट नहीं करते क्योंकि उनके ऊपर वैक्स की एक तह मौजूद है। और जब वो पानी से बाहर आते हैं वो अपने परों को 2-3 मरतबा जब बच्चों फड़फड़ाएंगे तो सारे पानी के ड्रॉपलेट्स जो हैं वो गिर जाते हैं। तो बच्चों इस तरह से ये जो वाटर है जो वाटर बैरियर के तौर पर वैक्सेस जो हैं वो काम करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो मैंने आपको दोनों बता दी कि किस तरह से प्रोटेक्टिव कवरिंग्स और वाटर बैरियर्स के तौर पर वैक्सेस जो हैं वो एक्ट करती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। दूसरा देखें बच्चों, वैक्सेस आर वाइड स्प्रेड एज प्रोटेक्टिव कोटिंग्स ऑन फ्रूट्स एंड लीव्स। बच्चों फलों और पत्तों में प्रोटेक्टिव कोटिंग्स के तौर पर जो वैक्सेस हैं बच्चों ये बहुत ज्यादा जो है वो फैली हुई होती हैं। बच्चों किस तरह से फैली हुई होती हैं आपने इसको ध्यान में रखने बच्चों जिस तरह से अक्सर आपने देखा हो एप्पल, सेब, बच्चों सेब के ऊपर जो है वो वैक्स की एक तह मौजूद होती है। अब सेब को थोड़ा सा आपने देखा होगा जगह सेब को थोड़ा सा अगर आप कपड़े से साफ करें ना वो शाइन करने लग जाता है, वो चमकने लग जाता है। बच्चों ये वैक्सेस की प्रॉपर्टी होती है कि वो जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो सेब जो है वो शाइन करता है, वो हमें ब्राइट नजर आता है। तो बच्चों फलों और पत्तों के ऊपर बच्चों जो प्रोटेक्टिव कोटिंग्स होती हैं, जैसे पत्तों के ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग क्या थी, क्यूटिकल थी, इस तरह बच्चों फलों के ऊपर भी प्रोटेक्टिव कोटिंग्स होती हैं। बच्चों इस तरह जो है वो काफी सारे वैक्सेस जो हैं वो इस शक्ल के अंदर पाई जाती हैं और ये बहुत हद तक जो है वो वैक्सेस जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इस प्रोटेक्टिव कोटिंग की शक्ल में फैली हुई होती हैं। अब बच्चों इसका थर्ड बायोलॉजिकल रोल देखें,
सम एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स, जैसे कि बच्चों इंसेक्ट्स हो गए, हशरात हो गए, बर्ड्स, परिंदे एंड शीप और भेड़ एटसेट्रा आल्सो सेक्रेट वैक्सेस ओवर देयर स्किन। बच्चों देखिए मैंने आपको यहाँ से मिसाल से साबित कर दी, मैंने आपको एक बर्ड की मिसाल दी। इसी तरह बच्चों इंसेक्ट्स भी होते हैं, इंसेक्ट्स भी अपनी स्किन के ऊपर जो है बच्चों एक वैक्स की एक लेयर खारिज करते हैं, जो कि बच्चों उन्हें क्या करती है, एक वाटर बैरियर प्रोवाइड करती है। इसी तरह बच्चों जो शीप है ये जो भेड़ है, ये भी अपनी स्किन के ऊपर जो है वो वैक्स की एक लेयर खारिज करते हैं, जो कि बच्चों इन्हें वाटर बैरियर जो है वो वाटर बैरियर के तौर पर एक्ट करते हैं। और बच्चों पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनकी स्किन के अंदर ज्यादा पेनिट्रेट नहीं करते, और ये जब चाहें पानी के मॉलिक्यूल्स को अपनी स्किन के अंदर से जो है वो अपनी स्किन से रिमूव कर सकते हैं। तो बच्चों होपफुली आपको इनकी जो है बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। 3 पॉइंट्स हैं, आपने इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। इसके बाद बच्चों वैक्सेस के जो है वो कमर्शियल यूजेस हैं। वैक्सेस को हम किस किस तरह से जो है वो अपने डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं, आपने इस चीज को ध्यान रखना है। बहुत आसान इसके यूजेस यहाँ पे देखिए बच्चों, वैक्सेस आर यूज्ड टू वाटर प्रूफ पेपर एंड कार्ड्स। बच्चों वाटर प्रूफ पेपर क्या होता है बच्चों, ऐसा पेपर जिसपे पानी जो है वो आमतौर पे असर नहीं करता। बच्चों आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर जो हमारा पेपर होता है आम पेपर, जैसे उसके ऊपर पानी गिर जाता है उसके ऊपर जो है वो बच्चों स्याही जो है वो आमतौर पे क्या हो जाती है, मिट जाती है। तो बच्चों जो वैक्सेस हैं इनको वाटर प्रूफ पेपर और कार्ड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, जिन पर पानी का जो है वो कोई खातिर ख्वाह असर नहीं होता। दूसरा बच्चों इसका इंपॉर्टेंट यूज देखें, आपने उसको फिंगर टिप पे याद रखना है कि वाटर प्रूफ पेपर और कार्ड्स बनाने के अंदर जो है वैक्सेस को इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा देखें, वैक्सेस आर आल्सो यूज्ड इन वैक्स पॉलिशेस। बच्चों खास तरह की पॉलिशेस होती हैं जिन्हें हम वैक्स पॉलिशेस कहते हैं, जिनमें वैक्स इस्तेमाल होती है। अब बच्चों जो वैक्स पॉलिशेस जो है किस लिए इस्तेमाल होती हैं बच्चों, फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए हमारे पास वैक्स पॉलिशेस अवेलेबल होती हैं। फुटवेयर का मतलब होता है जूता, ठीक है, आमतौर पर शूज को पॉलिश करने के लिए हमारे पास वैक्स पॉलिशेस अवेलेबल होती हैं। इस तरह बच्चों व्हीकल्स, गाड़ियों को पॉलिश करने के लिए हमारे पास वैक्स पॉलिशेस अवेलेबल होती हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम जो है इसको शो किया हुआ है। बच्चों एक ऐसी वैक्स पॉलिश जो कि ठीक है व्हीकल्स के लिए अवेलेबल है। बच्चों ये फुटवेयर जूतों के लिए बच्चों वैक्स पॉलिश जो है वो अवेलेबल है। और बच्चों ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे बच्चों ये जो है ये भी एक वैक्स पॉलिश है, जो कि बच्चों आमतौर पे फर्नीचर को साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बच्चों यहाँ पे देखें, पहला है वाटर प्रूफ पेपर एंड कार्ड्स, दूसरा है वैक्स पॉलिशेस, किस किस के लिए, फर्नीचर के लिए, फुटवेयर के लिए और व्हीकल्स के लिए। दूसरा यूज भी बच्चों आपको याद हो गया। तीसरा देखें, वैक्सेस आर आल्सो यूज्ड टू मेक कैंडल्स, जो बच्चों मोमबत्ती बनाने के लिए भी वैक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। और बच्चों इसका चौथा यूज है, वैक्सेस विद कलर्ड पिगमेंट्स आर यूज्ड इन मेकिंग क्रेयॉन्स एंड कलर्ड पेंसिल। बच्चों जो क्रेयॉन्स है ना खास तरह के जो है वो कलर्स होते हैं, जो कि वैक्स से मिलकर बने होते हैं। और कलर्ड पेंसिल और रंग बिरंगी पेंसिल्स बनाने के लिए भी बच्चों वैक्सेस को इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे वैक्सेस जिसके अंदर अलग अलग तरह के कलर्ड के पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। समझ आ रही है बच्चों? आए मैं आप लोगों को नीचे डायग्राम से दिखाता हूं। बच्चों देखिए यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है बच्चों, ये जो है ये आपको नजर आ रहा है ये क्रेयॉन्स हैं बच्चों, जो कि वैक्स से मिलकर बने हुए हैं। बच्चों ये जो वैक्स से मिलकर जो वैक्स से बनने वाली बच्चों ये क्या हैं, ये कलर्ड पेंसिल्स हैं। और बच्चों ये जो क्रेयॉन्स और ये कलर्ड पेंसिल्स हैं बच्चों कब बनती हैं, जब वैक्सेस के अंदर कलर्ड पिगमेंट्स जो हैं उनको ऐड किया जाता है और फिर उनसे बच्चों इन अलग अलग कलर्स की जो है क्रेयॉन्स और कलर्ड पेंसिल्स को तैयार किया जाता है। और बच्चों यहाँ पे आपको नजर आ रही कैंडल्स हैं जो कि वैक्सेस से तैयार होती है। तो बच्चों होपफुली आपको वैक्सेस के कमर्शियल यूजेस जो हैं बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। आप लोगों ने इनको फिंगर टिप पे याद रखना है, वाटर प्रूफ पेपर एंड कार्ड्स। उसके बाद बच्चे यहाँ पे देखें वैक्स पॉलिशेस जो कि फर्नीचर, फुटवेयर और व्हीकल्स के लिए है। उसके बाद बच्चे कैंडल्स बनाने के लिए। उसके बाद जो है वो वैक्सेस जो है कलर्ड पिगमेंट्स के साथ क्रेयॉन्स और कलर्ड पेंसिल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो बच्चों होपफुली आपको चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अब बच्चों लास्ट पे आपकी बुक के अंदर जो है वो एक बॉक्स बना हुआ है वैक्सेस में, जिसमें आपने इसके सोर्सेज को स्टडी करने। अब बच्चों देखें यहाँ पे जो हनी बीज है, जो शहद की मक्खी है बच्चों, ये भी वैक्स प्रोड्यूस करती है एंड यूज इट टू मेक 6-sided हेक्सागोनल चैम्बर्स ऑफ देयर कॉम्स। कॉम्स कहते हैं बच्चों शहद की मक्खी के छत्ते को, वेयर हनी स्टोर्ड, जहां पे जो शहद है जमा होता है। बच्चों अगर आप यहाँ पे देखें ना आपको नजर आता है कि ये शहद की मक्खी का छत्ता है। इस शहद की मक्खी के छत्ते के अंदर ना बच्चों इस तरह से खाली खाने होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? खाली खाने। और ये जो खाली खाने हैं ना बच्चों, ये 6 कॉर्नर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? 6 कोनों वाले होते हैं। और इस 6 कोनों वाले खाली खाने को बच्चों हम हेक्सागोन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बच्चों? हेक्सागोन का हम नाम देते हैं। तो आपने इस चीज को ज़हन में रखना है। अब बच्चों इस खाली खाने के अंदर बच्चों जो शहद की मक्खी है बच्चों, ये शहद को स्टोर करती है। अब बच्चों जो हेक्सागोन जो आपको नजर आ रहा है बच्चों, किससे मिलकर बनता है बच्चों? ये मिलकर बनता है वैक्स से। और बच्चे वैक्स कहां से आता है? इस वैक्स को ये हनी बीज जो है वो सिक्रीट करती हैं, हनी बीज जो है ये खारिज करती हैं। और फिर उस वैक्स से बच्चों कितने खूबसूरत तरीके से 6 कोनों वाला रिंग बनाती हैं। बच्चों 6 कोनों वाला रिंग ही क्यों बनाती हैं? क्योंकि बच्चों ये सबसे बेस्ट जो है वो रिंग है जो कि कम से कम स्पेस को ऑक्युपाई करता है और ज्यादा से ज्यादा चीज को क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है।
तो यहाँ पे देखें हनी बीज जो है वैक्सेस प्रोड्यूस करती है एंड यूज इट इस्तेमाल करती है टू मेक 6 साइडेड हेक्सागोनल चैम्बर्स। आपको नजर आ रहा है 6 साइडेड हेक्सागोनल चैम्बर्स ऑफ देयर कोम्स, अपने छत्ते के, जहां पे शहद को जखीरा किया जाता है। इस तरह बच्चों इंसानों के अंदर जो वैक्स है वो ग्लैंड सेक्रेट करते हैं ऑफ द आउटर एयर कैनाल। बच्चों अगर आप इंसानी कान की मिसाल लेना तो इंसानी कान के 3 हिस्से होते हैं बच्चों। एक को हम नाम देते हैं आउटर एयर, एक का नाम है मिडल एयर और एक का नाम है इनर एयर। बच्चों जो आउटर एयर है ना, इसमें आप कान के अंदर जो बच्चों ये जो आपको ट्यूब नजर आती है इसे हम ऑडिटरी कैनाल का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? ऑडिटरी कैनाल, या फिर इसी कैनाल को हम आउटर एयर कैनाल का नाम भी देते हैं। बच्चों आमतौर पर जब हम कान को साफ वगैरह करते हैं, साफ करते हैं, तो कान के अंदर से आपको वैक्स की शक्ल के अंदर जो है बच्चों वैक्स निकलती है, आप देखते हैं। ठीक है, वो जो वैक्स होती है ना बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे कान के अंदर। वो क्या करती है बच्चों? वो जरासीम से हमारे कान की हिफाजत करती है। अगर खुदा ना खास्ता कोई कीड़ा वगैरह हमारे कान के अंदर चला जाता है तो उसको ट्रैप कर लेती है, उसको कान के आगे अंदर जाने नहीं देती। तो इस तरह से जो कान के हमारे जो एयर्स है ना, एयर के अंदर जो आउटर एयर कैनाल है, यहाँ पे बच्चों ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि वैक्स को रिलीज करते हैं, और वैक्स जो है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती है। तो बच्चों होपफुली आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लिपिड्स की जो क्लास है वो है टर्पीन्स। अब स्टूडेंट्स ये जो टर्पीन्स है बच्चों, जिस तरह से असाइल ग्लाइसरोल और वैक्सेस जो थे बच्चों एक दूसरे से किस तरह से उनकी प्रॉपर्टीज भी मुख्तलिफ थी, उनकी केमिकल कंपोजिशन भी मुख्तलिफ थी, और बच्चों जो उनकी बायोलॉजिकल रोल थे वो भी जो थे वो भी डिफरेंट थे। बच्चों इस तरह जो टर्पीन्स है ये भी असाइल ग्लाइसरोल से भी मुख्तलिफ है और वैक्सेस से भी मुख्तलिफ है। अब बच्चों जो टर्पीन्स है ना बच्चों, ये यूनिट से मिलकर बनते हैं जिसको हम नाम देते हैं आइसोप्रीन यूनिट का। किसका नाम देते हैं बच्चों? आइसोप्रीन यूनिट। अब बच्चों जो आइसोप्रीन यूनिट है ये है क्या बच्चों? ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर एक यूनिट बनता है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं बच्चों। यहाँ पे बहुत ड्रॉ करना बहुत आसान है। सबसे पहले आप एक कार्बन ड्रॉ करेंगे, इसके ऊपर आप इस तरह से एक मिथाइल ग्रुप लगा देंगे CH3। फिर बच्चों यहाँ पे आप CH2 ग्रुप ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे इस कार्बन के CH2 ग्रुप के साथ डबल बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे बच्चों आप इस तरह से एक बॉन्ड ड्रॉ करेंगे, एक और कार्बन। अब बच्चों ये जो कार्बन है फिर ये आगे से 2 बॉन्ड बनाएगा CH2 के साथ, और यहाँ पे बच्चों नीचे जो है ये हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना रहा होगा। तो बच्चों जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना बच्चों, इसको हम नाम देते हैं आइसोप्रीन यूनिट। किसका नाम देते हैं बच्चों? आइसोप्रीन यूनिट का नाम देते हैं। और जब इस तरह कई सारे आइसोप्रीन यूनिट्स आपस में मिलते हैं तो बच्चों ये क्या बनाते हैं? ये टर्पीन्स बनाते हैं। तो आपने इस चीज को जहन में रखना है। तो बच्चों बहुत आसान है, अगर आप लोग इसको 2, 3, 4 मरतबा प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को आइसोप्रीन यूनिट जो है वो ड्रॉ करना आ जाएगा। अब बच्चों आए अब हम इसको जो है बुक से स्टडी करते हैं। मुझे वो टर्पीन्स के हवाले से लिखता है कि इट इज वेरी लार्ज एंड डाइवर्स ग्रुप ऑफ लिपिड्स। जो टर्पीन्स है ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही वैरायटी वाला ग्रुप है लिपिड्स का, जो कि लिपिड्स का बच्चों हर ग्रुप के बारे में यही इंफॉर्मेशन लिखी होती है, क्योंकि लिपिड्स का हर ग्रुप बच्चों उसकी केमिकल कंपोजिशन एक तो डिफरेंट होती है, उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, और उसके अंदर बहुत तरह की वैरायटी जो है वो पाई जाती है। बच्चों इसके स्ट्रक्चर के हवाले से देखें, ऑल टर्पीन्स आर मेड अप ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स। बच्चों जो मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि जितने भी टर्पीन्स हैं ये एक छोटे से यूनिट से मिलकर बनते हैं जिनको हम नाम देते हैं आइसोप्रीन यूनिट्स। किसका नाम देते हैं बच्चों? आइसोप्रीन यूनिट्स का नाम देते हैं। बच्चों आइसोप्रीन यूनिट है क्या? यहां पे आप देखें बच्चों, आइसोप्रीन यूनिट इज अ ब्रांच्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन। बच्चों यहां पे अगर आप देखें, मैंने आप लोगों के लिए जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था बच्चों आपको नजर आ रहा है कि ये क्या है बच्चों? ये ब्रांच है। ब्रांच बच्चों कैसे है? यहाँ पे आप देखें बच्चों ये एक स्ट्रेट चेन चल रही है ये वाली। अब ये एक चेन है बच्चों। अब चेन में ये साइड पे आपको नजर आ रहा है कि ये क्या है? एक ब्रांच ग्रुप अटैच है। तो बच्चों आप इस तरह से इसको एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं कि ये क्या है बच्चों? एक ब्रांच्ड है। उसके बाद अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड से मुराद ये कि बच्चों जो कार्बन की चेन है यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान क्या है बच्चों? डबल बॉन्ड मौजूद है। क्या है बच्चों? डबल बॉन्ड मौजूद है। तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है। ये क्या है बच्चों? ब्रांच अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन। ब्रांच है, अनसैचुरेटेड से मुराद है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है। कार्बन हाइड्रोजन की चेन है जिसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? जिसका फॉर्मूला होता है CH2, आगे डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद CH3, फिर आगे इसने बॉन्ड बनाया हुआ है CH के साथ और फिर CH2। बच्चों अगर मैं इसी को जो है आपके लिए दोबारा ड्रॉ करूं तो आप लोगों की फॉर्मूला समझना बहुत आसान हो जाएगा। बच्चों मैंने सेंटर में कार्बन ड्रॉ किया, यहाँ पे CH2 के साथ इसके डबल बॉन्ड है। उसके बाद यहाँ पे बच्चों क्या है? मिथाइल मौजूद है, मिथाइल ग्रुप। और यहाँ पे बच्चों नीचे जो है वो एक और कार्बन के साथ इसके बॉन्ड है। इस कार्बन ने जो है वो CH2 के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, और यहाँ पे बच्चों हाइड्रोजन। अब बच्चों यहाँ पे अगर आप देखें तो ये CH2 ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, उसके बाद बच्चों डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ है, तो ये कार्बन। उसके बाद देखें कार्बन के आगे CH3 लगा हुआ है, तो बच्चों ये जो CH3 इस कार्बन के साथ अटैच है। उसके बाद बच्चों आपको सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है, ये सिंगल बॉन्ड इस कार्बन और हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे देखें CH उसने लिखा हुआ है इसके साथ सिंगल बॉन्ड, और इस CH के साथ बच्चों आगे CH2 के दरमियान डबल बॉन्ड है। तो बच्चों आपको होपफुली आपको ये चीज जो है क्लियर हो गई होगी, आपने उसको अच्छी तरह से याद रखना है। अब बच्चों टर्पीन्स जो है ये हमारे बायोलॉजिकल रोल क्या है? अब चूंकि बच्चों हम इसको बायोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बच्चों किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल जो है इसको प्ले करते हैं हम इसको देखेंगे।
बहुत आसान है बच्चों टर्पीन्स के बायोलॉजिकल रोल्स। टर्पीन्स फॉर्म मेनी बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स। बच्चों टर्पीन्स जो हैं बहुत ही बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स बनाते हैं। बच्चों पिगमेंट्स क्या होते हैं? पिगमेंट्स हम कहते हैं आमतौर पर ऐसी चीजें जो कि रोशनी को जज़ब करती हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखती हैं, उनको हम बच्चों पिगमेंट्स कहते हैं। अब बच्चों प्लांट्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है जिसको हम नाम देते हैं क्लोरोफिल का। किसका नाम देते हैं बच्चों? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल बच्चों क्या करवाता है? आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस करवाता है। ये सूरज की रोशनी को जज़ब करता है और फिर उससे आगे फोटोसिंथेसिस करवाता है। तो बच्चों चूंकि टर्पीन्स जो हैं वो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स को बनाने के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो क्लोरोफिल एक बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है प्लांट के अंदर। बच्चों उसको भी बनाने के अंदर टर्पीन्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बच्चों आप देखिए टर्पीन्स की अहमियत कितनी ज्यादा है। और दूसरा बच्चों रेटिनल पिगमेंट्स इन आईज। बच्चों हमारी आंख के अंदर ना अलग अलग तरह के पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि हमें देखने में मदद देते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूं बच्चों। हमारी आंख के अंदर जो है वो एक पिगमेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं रोडोप्सिन का। रोडोप्सिन बच्चों जो है ये हमें डिम लाइट में देखने में मदद देते हैं। उसके बाद बच्चों एक पिगमेंट होता है आयोडोप्सिन का, ये हमें ब्राइट लाइट में देखने में मदद देता है। इस तरह बच्चों एक और पिगमेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं कैरोटिनॉइड्स का। किसका नाम देते हैं बच्चों? कैरोटिनॉइड्स का नाम देते हैं। तो बच्चों अब ये जो रेटिनल पिगमेंट्स है ना आईज के अंदर, बच्चों इनको बनाने के अंदर भी बच्चों किसका? टर्पीन्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो देखिए आपको जहन में रखना है कि जो टर्पीन्स हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स को बनाने के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें बच्चों मिसाल क्या है? प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल, और आईज के अंदर बच्चों जो रेटिना, रेटिना बच्चों कहते हैं आंख के पर्दे को। रेटिना किसे कहते हैं? आंख के पर्दे को। तो आंख के पर्दे के अंदर ना बच्चों खास तरह के पिगमेंट्स होते हैं जिनको हम रेटिनल पिगमेंट्स कहते हैं, जो कि हमें देखने में मदद देते हैं। उसके बाद बच्चों विटामिन ए और रबर, बच्चों ये भी क्या है? ये भी टर्पीन्स हैं। विटामिन ए बच्चों आपको मैंने बताया था विटामिन जो है दो तरह के होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन और फैट सोल्यूबल विटामिन। बच्चों फैट सोल्यूबल विटामिन में आता है विटामिन ए, डी, ई और के, और वाटर सोल्यूबल विटामिन में क्या आते हैं? बी विटामिन। बी विटामिन की पूरा ग्रुप है विटामिन का। ठीक है, उसके बाद विटामिन सी, ये दोनों जो है बच्चों किसके अंदर आते हैं? वाटर सोल्यूबल विटामिन के अंदर आते हैं। तो उसमें बच्चों जो विटामिन ए है बच्चों ये, और उसके बाद जो रबर, बच्चों जो रबर आमतौर पे एक मटेरियल है ठीक है जो कि अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी बच्चों टर्पीन से मिलकर बने होते हैं। तो बच्चों होपफुली आपकी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। आपने बस ध्यान रखना है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स को टर्पीन्स बनाते हैं, विटामिन ए और रबर। तो होपफुली आपकी सारी चीजें जो है वो बेहतर तरीके से क्लियर हो गई होंगी। तो बच्चों यहाँ पे देखें आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आइसोप्रीन यूनिट शो हो रहा है। बच्चों ये मैंने आप लोगों को ड्रॉ करना सिखा दिया है। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर ये वाला जो स्ट्रक्चर शो हो रहा है ना बच्चों, ये इसे हम कहेंगे मोनोटर्पीन। क्या कहेंगे बच्चों? मोनोटर्पीन। अब बच्चों मोनोटर्पीन जो है ये लफ्ज आपकी बुक के अंदर तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। जब बच्चों दो आइसोप्रीन यूनिट्स आपस में मिलेंगे ना तो इसे हम नाम देते हैं मोनोटर्पीन का। समझ आ रही? कितने आइसोप्रीन यूनिट्स? दो आइसोप्रीन यूनिट्स जब आपस में मिलेंगे तो ये मोनोटर्पीन कहलाता है। जब बच्चों चार आइसोप्रीन यूनिट्स आपस में मिलते हैं तो हम इसे कहते हैं डायटर्पीन। और जब छह आइसोप्रीन यूनिट्स आपस में मिलते हैं तो हम इसे नाम देते हैं ट्राइटर्पीन का। तो आप लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखना है। ये आपकी बुक में तो नहीं है लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है ये असल में दो आइसोप्रीन यूनिट्स जब आपस में मिले तो उनके मिलने से ये जो है ये स्ट्रक्चर बना भी किस तरह से बना बच्चों, आए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि बच्चों ये एक आइसोप्रीन यूनिट है और दूसरा ये एक अलग आइसोप्रीन यूनिट है। अब बच्चों जब दो आइसोप्रीन यूनिट्स आपस में मिलेंगे तो मैंने आपको बताया कि हम इसे किसका नाम देंगे? हम इसे नाम देंगे मोनोटर्पीन का। किसका नाम देंगे बच्चों? मोनोटर्पीन का हम इसे नाम देंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखें, यहाँ पे होता कुछ है बच्चों, जब दो आइसोप्रीन यूनिट्स आपस में मिलते हैं ना तो ये जो इनके दरमियान डबल बॉन्ड्स हैं जो आपको नजर आ रहा है, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है बच्चों, ये क्या होगा बच्चों? ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। और इसी तरह से बच्चों इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है बच्चों, ये भी क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो मैं जिन बॉन्ड्स के ऊपर क्रॉस लगा रहा हूँ ना बच्चों, ये बॉन्ड्स खत्म हो जाएंगे। एक वाला ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा और दूसरा बच्चों ये बॉन्ड जो है ये खत्म हो जाएगा। अब मैं बच्चों इन बॉन्ड्स को रेज कर दूंगा। अब बच्चों जब मैं इन बॉन्ड्स को रेज कर दूंगा तो बच्चों अब ये एक आपको पता है कि जब एक बॉन्ड जो है वो दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। अब वो जो दो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, एक जो ये बॉन्ड टूटा, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वो इसके पास चला गया। इस तरह जब बच्चों यहाँ पे एक बॉन्ड टूटा तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन बच्चों एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो गया, वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब बच्चों ये जो यहाँ पे इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में अटैच कर लेंगे एक दूसरे के साथ। बच्चों दोनों अटैच हो जाएंगे ना तो इस तरह से आपस में बॉन्ड बना लेंगे। अब इस बॉन्ड की वजह से बच्चों दो जो आइसोप्रीन यूनिट्स हैं आपस में मिल जाते हैं और ये मिलकर मोनोटर्पीन बना देंगे। अब बच्चों यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे बच्चों जो एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पे, अब यहाँ पे बच्चों दो हाइड्रोजन लग जाएंगे। कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे? दो हाइड्रोजन। तो यहाँ पे बच्चों एक हाइड्रोजन पहले था, जब दो हाइड्रोजन लग जाएंगे तो ये CH2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? CH2 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें मैं एक और हाइड्रोजन लगा देता हूँ। अब बच्चों ये क्या बन जाएगा? ये CH2 बन जाएगा। क्लियर? अब बच्चों इसी तरह यहाँ पे भी, अब ये पहले इसके तीन बॉन्ड्स यहाँ पे बने हुए हैं बच्चों, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पे देखें इसके चार बॉन्ड्स भी हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो बच्चों इस तरह से जो चीज बनी ना हमारे पास, इसे हम नाम देते हैं मोनोटर्पीन का। किसका नाम देते हैं बच्चों? मोनोटर्पीन का नाम देते हैं।
अब बच्चों, अब ये जो मोनोटर्पीन है ना बच्चों, इसकी अलग अलग टाइप्स हैं, इस बुनियाद पर किसके साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है वो अटैच है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस बुनियाद पर कि इसके साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, इस बुनियाद पर बच्चों इसके अलग अलग टाइप्स हैं। बच्चों वो टाइप्स किस लिहाज से वेरी करती हैं बच्चों। अब होता कुछ यूं है कि जो बॉन्ड जब ब्रेक होगा ना बच्चों, ये वाला बॉन्ड जब टूटेगा, तो मैं इस बॉन्ड को रेज कर देता हूं बच्चों। जब ये बॉन्ड जो है यहां से रेज हो जाएगा, तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसका इसके पास आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास आ जाएगा। अब बच्चों हमारी बुक के अंदर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैं आप लोगों को उसके बारे में बता रहा हूं। अब बच्चों जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास आ गया और इसका इसके पास चला गया, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके अटैच हो गया, और बच्चों यहाँ पे हम OH ग्रुप अगर लगा दें, तो बच्चों इससे जो स्ट्रक्चर बनता है वो बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर की तरह है जो कि आपके बुक के अंदर शो हो रहा है। बच्चों होपफुली आपको ये स्ट्रक्चर जो है ये ड्रॉ करना आ गया होगा। अगर आपको इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की समझ नहीं आई, तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख के उस स्ट्रक्चर को दोबारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बच्चों जब आप उस स्ट्रक्चर को कॉपी के ऊपर ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद आप इस स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करेंगे, तो आप लोगों को स्ट्रक्चर की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग जो है वो इस स्ट्रक्चर को लाजमी 3 से 4 मिनट पर ड्रॉ करें, ताकि आप लोगों को ये जो स्ट्रक्चर है ये बेहतरीन तरीके से ड्रॉ करना आ जाए। अब बच्चों मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि जहां पे 2 आइसोप्रीन यूनिट्स हैं वो आपस में मिल रहे हैं, एक आइसोप्रीन यूनिट ये है और एक आइसोप्रीन यूनिट ये है। तो बच्चों जब 2 आइसोप्रीन यूनिट्स आपस में मिलते हैं, तो इसे हम किसका नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं मोनोटर्पीन का नाम देते हैं। अब बच्चों जो मोनोटर्पीन है ना, इसके आगे से कई सारे एग्जांपल्स हैं बच्चों, डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रुप इसके साथ अटैच है। अब बच्चों अगर इस मोनोप्रीन यूनिट के साथ, मोनोप्रीन यूनिट से क्या मुराद है कि जब 2 आइसोप्रीन यूनिट्स मिलते हैं, तो बच्चों यहाँ पे इसके जो है वो लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप अटैच हो, तो बच्चों इसे हम नाम देते हैं जेरेन्यूल। किसका नाम देते हैं बच्चों, जेरेन्यूल का नाम देते हैं। तो आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। इसका नाम आपकी बुक के अंदर गिवन नहीं है, लेकिन आप लोग इसको जो है वो जहन में रखें कि ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम जो है वो जेरेन्यूल का नाम देते हैं। इसी तरह बच्चों आप अपनी बुक के ऊपर जो है वो शॉर्ट जो है वो नोट्स की शक्ल में लिख सकते हैं। अब इस तरह 2 डॉट्स जो हैं इनको लिखें, इसके आगे लिख ले मोनोटर्पीन। अब एक डॉट जो है ये एक आइसोप्रीन यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह आप अपनी बुक के ऊपर 4 डॉट्स को इस तरह से ड्रॉ करके लिंक करके इसके आगे लिख सकते हैं डायटर्पीन। और इसी तरह से जब आप 6 डॉट्स को इस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ट्राइटर्पीन। तो इस तरह आप लोगों को ये जो चीजें हैं ये ज़हन में रहेंगी, और आगे बच्चों आप लोगों के MTCAT के हवाले से जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो यहाँ से जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोगों ने इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। अगर इस हवाले से आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, तो बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।